नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। अलग अलग हम अभी तक टॉपिक वाइज प्रश्नों की प्रैक्टिस करा रहे थे। उसी क्रम में पेट के लिए अब हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट। तो पेट का एग्जाम जैसे कि आप सभी को पता है कि 20 अगस्त को प्रस्तावित किया गया है। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 1। पूरा सेट एक साथ ना देखकर हम पार्ट वाइज देखेंगे तो टोटल प्रश्नों की संख्या पूरे पेपर में 100 आएगी। तो हम इसको 25-25 करके प्रश्न देखेंगे क्योंकि इसमें बहुत से सेक्शन है, मैथ का भी है, तो कोई वीडियो बहुत बड़ा ना हो। और 25 करके हम सभी प्रश्नों को जो है 4 पार्ट में एक पूरा प्रैक्टिस सेट जो है वो देख लेंगे। तो आज के इस पहले पार्ट में 25 प्रश्न हम देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि मुगल भारत में अंग्रेजों के व्यापार की सर्वाधिक महत्वपूर्ण वस्तु क्या थी? सूती वस्त्र, नील, अफीम या फिर चाय। 4 ऑप्शन है, बताइए इनमें से कौन सा आपका जो है वो सही होगा। मुगल भारत में कह लीजिए, मुगल काल में कह लीजिए, आपको बताना है कि अंग्रेजों के व्यापार की सर्वाधिक महत्वपूर्ण वस्तु क्या थी। और इस कोर्स में बैठ के आपको रीजनिंग भी देखने को मिलेगी, मैथ भी देखने को मिलेगी, इंग्लिश भी देखने को मिलेगी। अगर इसकी आप तैयारी अच्छे से कर रहे हैं तो सभी एग्जाम के लिए आपको इसमें हेल्प जो है वो मिलेगी। आंसर की बात करते हैं तो आपका पहला ऑप्शन सूती वस्त्र जो है वो सही हो जाएगा। अंग्रेज जो व्यापारी थे, इन्होंने 1599 ईस्वी में कंपनी का गठन किया था और इसका उद्देश्य था पूर्वी जो देश थे उनके साथ व्यापार करना। इसके बाद नाम आता है महारानी एलिजाबेथ का। महारानी एलिजाबेथ थी, इन्होंने सन 1600 ईस्वी में आज्ञा पत्र था जिसके द्वारा इसको अनुमति जो है वो प्रदान की थी। साथ ही साथ जब थोड़ा सा और टाइम बढ़ा तो 1608 ईस्वी का समय आया। इसमें भारत में व्यापारिक कोठियां कायम करने का प्रथम प्रयत्न जो है वो किया गया था और कप्तान जो हॉकिंस हैं उनको जहांगीर के दरबार में सूरत में फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति भी प्रदान की गई थी। प्रश्न में जो पूछा गया था सर्वाधिक महत्वपूर्ण वस्तु, तो मुगल काल में जो व्यापार है उसको सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो उसकी सबसे वस्तु थी वो थी सूती वस्त्र, जिनकी पश्चिम में अधिकतर मांग जो है देखने को मिलती थी। दूसरा प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने लिखा है कि बाबर की मृत्यु विष देने से हुई? 4 नाम दे रखे हैं, अबुल फजल, निजामुद्दीन अहमद, गुलबदन बेगम या फिर अब्बास खां सरवानी। तो बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। बाबर की मृत्यु विष देने से हुई, ऐसा जो है वो किसने लिखा है? जब भी बाबर की बात होती है तो आपको पता होना चाहिए बाबर की पुत्री थी जिनका नाम था गुलबदन बेगम। क्या नाम था? गुलबदन बेगम। इन्होंने अपनी प्रसिद्ध कृति थी, इनकी रचना थी जिसका नाम था हुमायूं नामा। बहुत पूछा जाता है हुमायूं नामा, तो ध्यान रखिएगा हुमायूं नामा। इसमें इस बात का उल्लेख किया है कि बाबर की जो मृत्यु है वो विष देने से जो है वो हुई थी। और जो हुमायूं नामा है वो हुमायूं के जीवन का चित्रण उसमें किया गया है। ये चीज को ध्यान रखिए। अब आंसर आपको समझ में आ गया होगा तो किसने लिखा है? तो गुलबदन बेगम ने जो है ये लिखा है। किस पुस्तक में लिखा है? उसने हुमायूं नामा में लिखा है। गुलबदन बेगम कौन थी? बाबर की बेटी थी। कब जन्म हुआ था इसका? तो 1523 के आसपास जन्म जो है वो हुआ था। अगला देखते हैं आपका, हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया गया था। यूनानियों के द्वारा, रोम वासियों के द्वारा, चीनियों के द्वारा, अरबों के द्वारा। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो हिंद भारत जो है उसकी जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का जो प्रथम बार प्रयोग था वो अरबों ने जो है वो किया था, या इसी को ही आप कह सकते हैं कि ईरानियों पारसियों ने किया था। अरबों ने जो है, आपका डी वाला ऑप्शन सही होगा। ईरानी और जो पारसी थे इनकी पुस्तक थी एक जिसका नाम था मेहरे यास्त और यासना, ये 2 पुस्तक हैं। इनमें सप्त सिंधु जो आप लिखते हैं, सप्त सिंधु, इसके स्थान पर, सप्त सिंधु के स्थान पर हप्त हिंदू लिखा गया है। क्या लिखा गया है? हप्त हिंदू। तो सा की जगह क्या आ रहा है? हा आ रहा है। सिंधु में भी सा की जगह क्या आ रहा है? हा आ रहा है। तो इससे ही इनकी पुस्तक से पता चलता है कि ईरानी जो होते थे वो सा के स्थान पर हा का यूज करते थे और इन्हीं पुस्तकों में बाद में सिंधु के स्थान पर हिंदू शब्द जो है वो प्रयोग किया। तो समझ में आपको आया होगा कि कहां से हिंदू शब्द जो है वो निकला है, कि जो ये शब्द है इसका विस्तार इंडस क्षेत्र के आगे जो है वो तक था।
तो आपका यहाँ पर अरबों सही होगा। अगला देखते हैं चौथा प्रश्न, निम्नलिखित तमिल ग्रंथों में से किसे लघु वेद की संज्ञा जो है वो दी गई है? चार नाम है, नंदी कलम्बकम या फिर कलिंग पुत्तपर्णी या फिर पेरिया पुराणम या फिर कुरल। बताइए इनमें से कौन सा आपका सही होगा। निम्नलिखित तमिल ग्रंथों में से किसे लघु वेद की संज्ञा जो है वो दी गई है? आंसर की बात करते हैं, ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो डी वाला आपका ऑप्शन सही होगा। जो तमिल ग्रंथ है, तमिल भाषा में रचित जो कुराल है, कुरल लिखा हुआ है, कुराल भी कहीं कहीं लिखा रहता है, इसी को जो है लघु वेद की संज्ञा जो है वो दी गई है। इसके रचयिता हैं संत तिरुवल्लुर। क्या है इनके रचयिता? संत तिरुवल्लुर। ये एक ही नाम है, अलग अलग नहीं है, वो ऊपर जगह नहीं थी इसलिए मैंने अलग से जो है वो लिख दिया है। इस ग्रंथ में कुल अगर बात करें कितने अध्याय हैं तो 133 जो है कुल अध्याय हैं। अगर बात करें टोटल कविताओं की तो 1330 कविताएं टोटल इसमें आपको देखने को मिलती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं आपका पांचवा, कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था। 16 महाजनपद थे, आप सभी को पता है, तो वही पूछा गया है कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व जो है उसमें ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद जो है आपको बताना स्थित था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, बुंदेलखंड में या फिर रुहेलखंड में। बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो राजस्थान आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। छठी शताब्दी ईसा पूर्व जो है इसका मत्स्य महाजनपद जो है, और टोटल महाजनपद जो है उनकी संख्या है 16, जिसमें जैसे कुरु है, पांचाल है, सूरसेन है, वत्स है, कौशल है, मल्ल है, काशी है, अंग है, मगध है, वज्जी है, चेदी है, मत्स्य है, अस्मक है, अवंती है, गांधार है और कंबोज है। ये 16 है आपके, तो उसी में ही आपका मत्स्य भी जो है वो आता है। छठा नंबर प्रश्न है, भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक जो प्रयोग हैं उसमें से सबसे कम समय तक कौन सा जो है वो चला था? 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट, 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट, 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट या फिर 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। तो बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक भी अवश्य करते रहिएगा। इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न हम प्रैक्टिस जो है वो करते रहें। इसी प्रकार पेट के प्रैक्टिस सेट के साथ साथ हम कुछ चीजें टॉपिक वाइज भी जो है रखेंगे, बस आप लोग लाइक और शेयर ज्यादा से ज्यादा करते रहिएगा। आंसर की बात करते हैं तो सी वाला आपका ऑप्शन 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट बिल्कुल सही होगा। इसका जो अधिनियम था जिसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा, डायरेक्शन भी पूछ लिया जाता है मार्ले मिंटो सुधार का। तो मार्ले मिंटो सुधार जो है वो आपका 1909 में जो है था, और ये सबसे कम समय तक अर्थात 10 सालों तक जो है आपका चला था। इस अधिनियम की मुख्य विशेषता थी संप्रदायवाद को जन्म देना, और इसी अधिनियम के द्वारा सबसे पहले सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली जो कि मुसलमानों के लिए शुरुआत किया गया था। इस अधिनियम के द्वारा सबसे पहले सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली जो है उसकी शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न सातवां देखते हैं कि INA मुकदमा जो है किसके काल में चलाया गया? लॉर्ड वेवेल, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड कैनिंग या फिर इनमें से कोई नहीं। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताइए कौन सा इनमें से सही होगा। INA क्या है? आजाद हिंद फौज को कहते हैं INA। तो ये मुकदमा पूछा गया है तब जो है वो किसके टाइम में जो है वो चलाया गया था? तो ये मुकदमा 1945 में चलाया गया था। सिपाही जो हैं उनके द्वारा समर्पण के बाद सरकार ने उन पर निष्ठा की शपथ यानी सरकार के प्रति तोड़ने के आरोप में जो है लाल किले में मुकदमा चलाने का निर्णय लिया था। और ये जो मुकदमा है वो आंसर की बात करते हैं तो पहला आपका ऑप्शन लॉर्ड वेवेल सही होगा। लॉर्ड वेवेल के कार्यकाल में जो है वो चलाया गया था। वही लॉर्ड वेवेल का कार्यकाल था 1944 से लेकर 1947 के बीच, और उसी के बीच में 1945 आपका आता है, तो लॉर्ड वेवेल के कार्यकाल में जो है वो था। आठवां प्रश्न आपका बेहद ही महत्वपूर्ण, कि गांधी जी ने अपना जो दांडी मार्च है वो कहां से शुरू किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा। वर्धा, साबरमती, खेड़ा या फिर अहमदाबाद। आपको बताना है कि गांधी जी जो है उन्होंने अपना दांडी मार्च जो है वो कहां से शुरू किया था। तो वर्धा, साबरमती, खेड़ा, अहमदाबाद में से आंसर की बात कर लेते हैं तो गांधी जी ने 12 मार्च, कब? 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम जो कि अहमदाबाद है उसके अंतर्गत आता है, अलग से आपको अहमदाबाद नहीं टिक करना है, ध्यान दीजिएगा। तो इसी से ही अपने साथ
78 अनुयायी भी थे जिनके साथ दांडी मार्च जो है उसकी शुरुआत जो है वो इन्होंने की थी। जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, 12 मार्च को स्टार्ट हुआ, धीरे धीरे टाइमिंग आया आपका 5 अप्रैल का, 5 अप्रैल 1930 को। 12 मार्च से कब तक? 5 अप्रैल तक। तो 5 अप्रैल 1930 को गुजरात का एक जिला था जिसका नाम था नौसारी जिला। क्या नाम था? गुजरात का नौसारी जिला। इसके दांडी नामक गांव में, तो आपको डायरेक्ट दांडी भी याद रख सकते हैं अगर बहुत डिटेल में नहीं याद रखना है, तो दांडी नामक जो गांव था इसमें ये पहुंचे थे 5 मार्च को, और 5 मार्च नहीं, 5 अप्रैल को, और अगले दिन 6 अप्रैल को प्रातः एक मुट्ठी नमक हाथ में लेकर नमक कानून का उल्लंघन जो है इन्होंने किया था, क्योंकि उस समय नमक जो है नहीं बना सकते थे, ये जो अंग्रेज थे उन्होंने कानून बना रखा था। तो हाथ में नमक लेकर कानून का उल्लंघन किया था और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत भी जो है वो की थी। तो आपका आंसर बी वाला यहाँ पर साबरमती जो है वो सही होगा। नवा प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी? गोंडा, फैजाबाद, गोरखपुर, वाराणसी, बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा। राम प्रसाद बिस्मिल के संदर्भ में पूछा गया है कि इनको फांसी जो है वो किस कारागार में जो है वो दी गई थी। आंसर की बात करते हैं तो राम प्रसाद जो बिस्मिल हैं इनको काकोरी कांड, आप सभी जानते हैं, काकोरी कांड में ट्रेन लूटी गई थी, तो काकोरी जो कांड है इसको सही कर देते हैं, काकोरी कांड। तो काकोरी कांड के एक आरोपी के रूप में 19 दिसंबर, तारीख भी पता होना चाहिए कब फांसी की दी गई थी, 19 दिसंबर 1927 ईस्वी को गोरखपुर जो है, आपका सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, गोरखपुर के जेल में फांसी पर अंग्रेजों द्वारा जो है लटकाया गया था। तो गोरखपुर में फांसी दी गई थी और फांसी दिए जाने से पहले राम प्रसाद बिस्मिल ने यह कहते हुए दूध पीने से इंकार कर दिया था कि अब मैं केवल अपनी मां का दूध पीऊंगा, ये इन्होंने बोला था, इनका स्टेटमेंट था। और साथ ही साथ आपको यह भी पता होना चाहिए कि अशफाक उल्ला खां को फैजाबाद जेल, यहां पर देखिए फैजाबाद ऑप्शन है तो यहां से जोड़कर याद रखिए, अशफाक उल्ला खां जो है इन्होंने फैजाबाद जेल, जो राजेंद्र लाहिड़ी हैं उनको जो है वो गोंडा जेल, राजेंद्र लाहिड़ी, और जो रोशन लाल हैं उनको नैनी सेंट्रल जेल, किनको? रोशन लाल को, और रोशन लाल को नैनी सेंट्रल जेल इलाहाबाद जो है उसमें फांसी जो है वो दी गई थी। तो ये अलग अलग स्थान है। फैजाबाद में मैंने नाम लिया किसका? अशफाक उल्ला खां, फैजाबाद जेल। राजेंद्र लाहिड़ी जो है उनको गोंडा जेल, और रोशन लाल जो है इनको नैनी सेंट्रल जेल इलाहाबाद। 10वां प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन नेता उग्रवादी जो है वो नहीं था? विपिन चंद्रपाल, बाल गंगाधर तिलक, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, या इनमें से कोई नहीं? तो आपको पता है कि उग्रवादी, नरम दल, गरम दल, इसमें लाल बाल पाल ये सभी आते हैं, तो उसी के आधार पर आपको बताना है कि इनमें से कौन नेता उग्रवादी नहीं था। तो ऑप्शन एबीसीडी में से आंसर की बात करते हैं तो आपका सी वाला ऑप्शन यहाँ पर डब्ल्यू.सी. बनर्जी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। लोकमान्य तिलक हो गए, अरविंद घोष हैं। वैसे आपको लाल बाल पाल पता होगा, तो लाल से आपका लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक, और पाल से विपिन चंद्रपाल। ये तीन नाम आपको तो एकदम दिमाग में रटे होने चाहिए कि ये सभी उग्रवादी नेता हैं, लाल बाल पाल। साथ ही साथ और कुछ नाम है जैसे अरविंद घोष हो गया, या फिर आप और भी नाम याद रख सकते हैं जो आपके आते हैं उग्रवादी में। पर प्रश्न में पूछा गया था नहीं थे, तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी जो है आपके उदारवादी कांग्रेसी नेता थे, वो उग्रवादी में नहीं आते थे। 11 नंबर प्रश्न देखते हैं कि 2000 से लेकर के 2005 की अवधि में, अब देखिए 10 प्रश्न आपके समाप्त हुए, तो आपको यह समझ में आ रहा है कि यहां तक अभी तक हमारे जो प्रश्न थे वो चल रहे थे हिस्ट्री पोर्शन के, और अब देखिए 11 से आपका प्रश्नों का रुख बदल रहा है। तो 2000 से 2005 की अवधि में वन क्षेत्र का सर्वाधिक ह्रास जहां देखा गया वह जो है ब्राजील, इंडोनेशिया, सूडान, जैम्बिया, बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। जो टोटल आपका सिलेबस है उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पर प्रैक्टिस सेट जो है वो देख रहे हैं। तो बताइए इनमें से कौन सा सही होगा, ब्राजील, इंडोनेशिया, सूडान, जैम्बिया। आंसर की बात करते हैं तो ब्राजील आपका पहला ही ऑप्शन यहां पर सही होगा। 2000 से 2005 की अपेक्षा 2004 भी आप कह सकते हैं, वैसे इतना याद रख सकते हैं पूरी रेंज ही। तो सर्वाधिक जो वन क्षेत्र का ह्रास हुआ था वो ब्राजील में हुआ था। ब्राजील का अगर टोटल बात करें तो 62% जो है ये वन आच्छादित है, वन से जो है वो ढका हुआ है। 12 प्रश्न देखते हैं
कि निम्नलिखित में से कौन सा देश नील नदी द्वारा अपवाहित नहीं होता। ये प्रश्न हमने हाल ही में देखा भी था, यदि आपको याद होगा तो मैंने आपको नदियों वाला चैप्टर अभी कुछ दिन पहले ही कराया था, शायद 1-2 दिन पहले ही कराया था। तो चाड, इथोपिया, सूडान, युगांडा, बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। कौन सा देश नील नदी द्वारा अपवाहित नहीं होता है? तो आपका इथोपिया की बात करें, सूडान की बात करें और युगांडा की बात करें तो ये सभी होते हैं। आंसर आपका चार्ट यहाँ पर ए वाला जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि नील नदी द्वारा अपवाहित नहीं होता है। अगला प्रश्न देखते हैं 13 नंबर, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य है? कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। सबसे ज्यादा भारत में रबड़ कहां पर उत्पादन होता है? आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से, तो केरल राज्य आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। केरल राज्य की बात करें तो लगभग लगभग 90% हिस्सा आपको रबड़ का उत्पादन यहां पर देखने को मिलता है। तमिलनाडु की बात करें, कर्नाटक की बात करें तो वो भी आपके रबड़ उत्पादक राज्यों में ही आते हैं, सर्वाधिक में नहीं, अन्य में आप याद रख सकते हैं किसको, तमिलनाडु को और कर्नाटक राज्य को। भारत में अगर बात करें व्यापारिक स्तर पर रबड़ के जो बागान हैं वो तो 1902 में पेरियार नदी जो है उसके तट पर जो है वो लगाए गए थे। अगला प्रश्न देखते हैं 14 प्रश्न की सूची 1 और 2 को आपको सुमेलित करना है और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर को आपको चुनना है। तो एक तरफ सूची 1 दे रखी है, दूसरी तरफ सूची 2, आपको बताना है कौन सा किससे मैच होगा। एक तरफ पर्वतीय दर्रा है और एक तरफ उनके उससे संबंधित राज्य हैं। तो माना, नाथुला, तो ये चारों ही जो दे रखे हैं ना, माना, नाथुला, जोजिला, सिपकिला, चारों ही बेहद महत्वपूर्ण है। तो आपको चारों ही याद करने होंगे, अगर याद है तो बहुत अच्छा है। बताइए कौन सा दर्रा किस राज्य में है? तो सबसे पहले बात करते हैं माना दर्रा की। तो माना दर्रा आपका उत्तराखंड राज्य में है। आपका ए वाला जो है वो फोर्थ से मैच करेगा, यानी कि ऑप्शन में देखिए तो बी में भी फोर्थ है, सी में भी है, डी में भी है, ए वाले में नहीं है। ए ऑप्शन आपका यहां से कट जाएगा। अब ट्रिक से भी थोड़ा सा इसको जोड़ लीजिए। माना उत्तराखंड में एक बार भीषण बाढ़ आई थी, आपको याद है, त्रासदी आ चुकी। तो ऐसा नहीं कि बार बार आएगी, एक ऐसी छोटी सी लाइन आप याद रख सकते हैं। मान लीजिए कि एक बार आ गई तो इसका मतलब ये थोड़ा नहीं बार बार आएगी। तो मान लीजिए से माना याद रख सकते हैं, उत्तराखंड तो आप जानते हैं त्रासदी से जोड़ के मैंने आपको बताया, तो ये एक इस टाइप से याद रख सकते हैं। फिर बात करते हैं नाथुला की। तो नाथुला किस राज्य में है? ये आपका सिक्किम राज्य में है, फर्स्ट वाले से मैच करेगा। अब ऑप्शन में देखिए तो बी वाले में ऑप्शन कट जाएगा क्योंकि यहाँ 3 लिखा हुआ है। अब सी या डी में से कोई आंसर आपका होगा। तो इसको भी आप चाहें तो एक नासिक, आप जानते हैं जो शिरडी जा चुके होंगे उन्हें पता होगा, नासिक वहीं पड़ता है उसी साइड। तो नासिक में जो ना है उससे नाथुला, सिक से सिक्किम, एक वर्ड जोड़कर आप बना सकते हैं, याद करने में आपको आसानी हो सकती है। फिर बात करते हैं जोजिला, बेहद ही महत्वपूर्ण है। जोजिला दर्रा आपका जम्मू कश्मीर में जो है वो स्थित है। जम्मू कश्मीर जो है वो ऐसा है कि अगर पूरे भारत देश में एक घूमने की जगह की बात की जाती है, बर्फ वहां पर इलाका है, तो जम्मू कश्मीर ये आपके दिमाग में ख्याल आता है। तो यहाँ पर ऐसे भी जोड़कर याद रख सकते हैं कि जिला, तो जो जिला घूमने फिरने वाला है वो कौन सा है? जम्मू कश्मीर है। तो जो जिला को आपस में जोड़ देंगे तो जो जिला बन जाएगा, और जो और जिला अलग कर देंगे तो जो जिला घूमने वाला है जम्मू कश्मीर है। तो जो जिला आपका जम्मू कश्मीर में है। बचा आपका सिप किला जो कि हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश को याद रख सकते हैं, सिप जो है जहाज होता है आपका, और हिमाचल में देखिए वर्ड हिम वर्ड आ रहा है, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जो सिप होते हैं, जहाज होते हैं, पानी वाले जहाज होते हैं, वो बीच में समुद्र में पानी जमा भी हो, हिम के रूप में हो, फिर भी वो उनको काटते हुए चलते चले जाते हैं। हिमाचल में देखिए आ रहा है ना, हिम और चल, हिमाचल, और सिप किला में सिप वर्ड आ ही रहा है। तो देखिए ये छोटी छोटी ट्रिक है, इससे फायदा ये होता है कई बार जब ऑप्शन में आता है हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो अगर ऐसे आप याद रखेंगे तो आपको याद करने में आसानी होगी। याद है अगर आपको पहले से तो भी अच्छी बात है। 15 नंबर प्रश्न देखते हैं, वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान कहाँ स्थित है? नोएडा, नई दिल्ली, गाजियाबाद, गुरुग्राम, बताइए इनमें से कौन सा आपका जो है वो सही होगा। नोएडा, नई दिल्ली, गाजियाबाद, गुरुग्राम में से आपको बताना है कि वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान जो है वो कहाँ स्थित है। आंसर की बात करते हैं आपका, तो ऑप्शन पहला वाला यहाँ पर नोएडा जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। नोएडा में जो है वो स्थित है। 16 नंबर प्रश्न आपका है कि भारत में जनसंख्या में
दशकीय वृद्धि सर्वाधिक जो है वो कब रही? 4 नाम दे रखे हैं, बताना है आपको। तो आपको बताना है कि भारत में जनसंख्या में 10 की वृद्धि सबसे ज्यादा कब देखने को मिली। आंसर की बात करते हैं तो ये भी आपका अच्छा प्रश्न है। 1961 से 71 आपका सही होगा, इसमें सबसे ज्यादा देखने को मिली। 1951 से अगर 61 की बात करें तो इस दशक में भारत की जनसंख्या में 22.5% की वृद्धि जो है वो देखने को जो है वो मिली। 1961 से 71 इस दशक में भारत की जनसंख्या में लगभग 24.80% की वृद्धि जो है वो देखने को मिली। 1971 से 81 की अगर बात करें तो इस दशक में भारत की जनसंख्या में वृद्धि 24.66% देखने को मिली। और 1991 से 2001 में इसमें 21.54% देखने को मिली। तो इस टाइप से आपका अलग अलग हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा 1961 से 71। एक 17 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सर्वोदय योजना जो है उसकी रूपरेखा तैयार करने में सम्मिलित था? एम.एन. रॉय, जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई या फिर श्रीमन नारायण अग्रवाल। श्रीमन नारायण से संबंधित कोई सॉन्ग भी है, तो बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका जयप्रकाश नारायण बिल्कुल सही होगा। सर्वोदय जो है, ये जो सर्वोदय लिखा हुआ है इससे तात्पर्य क्या होता है? सबका कल्याण। तो ये गांधी दर्शन का मुख्य जो है वो हिस्सा है और इसी से प्रेरणा लेकर जो जयप्रकाश नारायण थे, इन्होंने आर्थिक विकास के लिए सर्वोदय योजना की रूपरेखा तैयार की थी। कब तैयार की थी? तो 1950 में तैयार की थी। 18 नंबर प्रश्न आपका बेहद ही महत्वपूर्ण, राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई थी, कब हुई थी ये भी पूछा जाता है। तो बताइए, यूनाइटेड किंगडम के सहयोग से, रूस के सहयोग से, संयुक्त राज्य अमेरिका के सहयोग से या फिर आपका जर्मनी के सहयोग से? कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा? तो आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में। और पूछा इंपॉर्टेंट मैंने इसको इसलिए नहीं कहा कि किस संयंत्र की स्थापना या किसके सहयोग से हुई थी, पूछा यह जाता है कि स्थापना कब और कहां है, भारत में कहां है। पहले आंसर की बात करते हैं तो जर्मनी के सहयोग से हुई थी, 1955 में हुई थी, 1955 ईस्वी में हुई थी। और पूछा जो सबसे ज्यादा जाता है वो राज्य पूछा जाता है, तो उड़ीसा राज्य जो है इसमें जो है वो स्थित है आपका राउरकेला इस्पात संयंत्र। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का पहला एकीकृत इस्पात संयंत्र के रूप में भी इसे जाना जाता है। 19 नंबर प्रश्न देखते हैं कि राष्ट्रीय विकास परिषद कब गठित किया गया? 26 जनवरी 1950, 15 मार्च 1950, 6 अगस्त 1951 या फिर 6 अगस्त 1952? बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो ऑप्शन एबीसीडी में से डी वाला आपका ऑप्शन 6 अगस्त 1952 जो है बिल्कुल सही होगा। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना, ये आपका एक संविधानेतर निकाय के अंतर्गत आता है। अध्यक्ष इसकी बात करें तो कौन होता है? तो इसका अध्यक्ष जो है वो प्रधानमंत्री होता है। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसके जो है वो सदस्य होते हैं। और योजना आयोग द्वारा जो तैयार योजनाएं हैं उनका अनुमोदन कौन करता है, ये क्वेश्चन पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा राष्ट्रीय विकास परिषद ही जो है ये कार्य करती है, योजना आयोग द्वारा जो भी तैयार योजनाएं हैं। 20 नंबर प्रश्न आपका बहुत बढ़िया, 1 रुपए के भारतीय नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? वीडियो में कराए गए प्रश्न अच्छे लग रहे हो तो लाइक और शेयर सभी लोग अवश्य करते रहिएगा, मुझे मोटिवेशन मिलता रहे आपके एक लाइक और शेयर से। तो बताइए, गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक या फिर सचिव वित्त मंत्रालय या फिर वित्त मंत्री या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपको बताना है कि 1 रुपए के भारतीय नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। तो बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो बी वाला आपका ऑप्शन सचिव वित्त मंत्रालय, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 1 रुपए के जो सिक्के होते हैं, नोट होते हैं और छोटे सिक्के होते हैं, उनको छोड़कर आरबीआई जो है उसको विभिन्न मूल्य वर्ग के नोटों को जारी करने का एकाधिकार प्राप्त होता है। 1 रुपए की अगर नोट की बात करें तो इसके भारतीय नोट पर सचिव वित्त मंत्रालय जो है इसके हस्ताक्षर होते हैं। और 1 रुपए के जो नोट है उनका हम निर्गमन हम देखेंगे तो बंद ही कर दिया गया है और सभी जो सिक्के हैं वो भारत सरकार द्वारा निर्गमित होते हैं। और 2015 में जो है सरकार ने 1 रुपए के नोटों की छपाई फिर से स्टार्ट की थी, नवंबर 1994 में उसे जो है वो बंद कर दिया गया था। आपको ध्यान रखना है सचिव वित्त मंत्रालय,
21 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम से नगर पालिकाओं को संवैधानिक परिस्थिति की गई है? संविधान के अंतर्गत अलग अलग संशोधन दे रखे हैं, 73वां 1992, 74वां 1992, 75वां 1993 या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो बी वाला आपका ऑप्शन संविधान 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 आपका बिल्कुल सही होगा। इसी के द्वारा जो नगर पालिका हैं इनको संवैधानिक स्थिति या परिस्थिति जो है वो प्रदान की गई है। अच्छा है ये प्रश्न, ध्यान रखिएगा। संविधान संशोधन से रिलेटेड कोई ना कोई एक पूरे पेपर में प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो जो भी इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन है दिमाग में आपके होने चाहिए। 73वां जो संविधान संशोधन है जो कि आपके पहले वाला ऑप्शन में लिखा हुआ है, इसमें ग्राम पंचायतों का प्रावधान किया गया है। किसका प्रावधान किया गया है? ग्राम पंचायतों का प्रावधान इसमें जो है वो किया गया है। 75वां जो संशोधन है इसके या 75वां जो संशोधन अधिनियम 1993 है, इसके द्वारा राज्य स्तर पर मकान मालिक जो है उनके जो विवाद होते हैं उनको सुलझाने के लिए जो है ट्रिब्यूनल जो है उसके गठन की व्यवस्था इसमें जो है वो की गई है। अगला देखते हैं 21 नंबर प्रश्न। 21 तो देख लिया हमने। 22 नंबर प्रश्न कि राज्य में जिला न्यायाधीश को निम्न में से कौन नियुक्त करता है? राज्य का राज्यपाल करता है, भारत का राष्ट्रपति करता है, राज्य का मुख्यमंत्री करता है या फिर राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करता है? तो राज्य में जो जिला न्यायाधीश होते हैं वो कौन नियुक्त करता है? आंसर की बात करते हैं तो राज्य के राज्यपाल के द्वारा जो है वो नियुक्त किया जाता है। ध्यान रखिएगा। और अनुच्छेद कौन सा है? तो 233(1) किसी राज्य में जिला न्यायाधीश की नियुक्ति और जो प्रोन्नति है वो उस राज्य का राज्यपाल संबंधित राज्य पर आधिकारिकता शक्ति रखने वाले जो उच्च न्यायालय है उससे परामर्श करके जो है वो करता है। तो किस आर्टिकल में? 232(1). एक और आर्टिकल है 232 नहीं 233 1। एक और आर्टिकल है 233(2). इसमें वह व्यक्ति जो संघ या राज्य की सेवा में पहले से नहीं है जिला न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए केवल तभी पात्र होगा जब वो कम से कम 7 वर्ष अधिवक्ता या प्लीडर जो है वो रहा हो और उसकी नियुक्ति के लिए उच्च न्यायालय ने सिफारिश भी जो है वो की हो। ये 233(2) के अंतर्गत बताया गया है। 23 नंबर प्रश्न आपका है कि भारत के किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा उसकी समाप्ति की जा सकती है? किसी राज्य के राज्यपाल की संस्तुति पर राष्ट्रपति द्वारा, संसद के द्वारा, राज्य विधानसभा के तत्संबंधी संकल्प पारित करने पर संसद द्वारा या फिर मंत्रिपरिषद की संस्तुति पर राज्य के राज्यपाल के द्वारा। तो बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आपके मैथ के भी प्रश्न आएंगे, सारे टाइप के जो भी प्रश्न जैसे जैसे आएंगे जैसे जैसे सिलेबस में सारी चीजें हम कराएंगे। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो सी वाला आपका ऑप्शन सही होगा, राज्य विधानसभा के तत्संबंधी संकल्प पारित करने पर संसद के द्वारा। 24 नंबर प्रश्न सेकंड लास्ट प्रश्न है क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि 25 प्रश्न हम कराएंगे और एक प्रश्न लास्ट में हम आपसे भी पूछेंगे। टोटल 100 प्रश्न आपके पेट में आएंगे पर हम उसको 4 पार्ट में देखेंगे क्योंकि चीजों को हमें केवल फॉर्मेलिटी नहीं अदा करनी है, साथ ही साथ उसके बारे में संपूर्ण जानकारी हासिल करनी है। तो देखते हैं हमारा 24 नंबर प्रश्न। भारतीय संविधान में निम्न में से किस एक को मूल कर्तव्य के रूप में सम्मिलित नहीं किया गया है? पहला ऑप्शन कह रहा है उन उच्च आदर्शों का आदर और पालन करना जिन्होंने हमारे राष्ट्रीय संग्राम को प्रेरित किया था। तो आप क्या कहेंगे? बिल्कुल ये मूल कर्तव्य में आता है। वैज्ञानिक स्वभाव, मानवतावाद और जांच एवं सुधार की भावना विकसित करना बिल्कुल आता है। अल्पसंख्यकों की रक्षा करना ये नहीं आता है। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा का त्याग बिल्कुल आता है। प्रश्न में कह रहा था किसको सम्मिलित नहीं किया गया है, तो आपके दिमाग में क्लियर हो गया होगा कि अल्पसंख्यकों की रक्षा करना। ये आपका आंसर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। एक संविधान संशोधन है जो कि बहुत ही चर्चित संविधान संशोधन है, 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में हुआ था। इसी के अनुच्छेद 51 का, किसमें? अनुच्छेद 51 का में मौलिक कर्तव्य को अंतः स्थापित किया गया है, ये ध्यान रखिएगा। और इसमें अल्पसंख्यकों का प्रावधान नहीं किया गया है। देखते हैं हमारा अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। पर इस प्रश्न को देखने से पहले वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, सभी लोग लाइक और
चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके अवश्य जुड़ जाइएगा, ताकि जितने भी आगे हम प्रैक्टिस सेट कराएं, अच्छे अच्छे प्रश्न प्रैक्टिस कराएं, हम आपको कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। और लोगों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी तक सूचना पहुंच सके कि प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो गए हैं। टेलीग्राम चैनल से ना जुड़े हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके भी टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। कई बार नोटिफिकेशन नहीं पहुंचता है तो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो 25 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ राष्ट्र जो सूची है उसमें निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? बैंकिंग, बीमा, जनगणना, गैस। 4 ऑप्शन है, बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। तो आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका ऑप्शन डी वाला यहां पर यानी कि गैस जो है वो सही होगा। संविधान जो है उसके 12 अनुसूची जो है उनमें से 7वीं अनुसूची के अंतर्गत टोटल 3 भाग आते हैं, जिन्हें संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची के नाम से जाना जाता है। संघ सूची की अगर बात करें तो इसमें टोटल 97 जो है वो विषय थे, परंतु अब वर्तमान में इसमें टोटल 100 विषय हैं। राज्य सूची की अगर बात करें तो इसमें 61 विषय हैं और संवर्ती सूची की अगर बात करें तो इसमें टोटल 52 विषय जो है वो शामिल हैं। हो गया आपका। अब संघ सूची के अंतर्गत यहां पर क्या पूछा गया है? संघ सूची में किसका उल्लेख नहीं है? तो बैंकिंग, बीमा, जनगणना, गैस में से गैस का नहीं है, क्योंकि जो संघ सूची है उसमें आपका प्रतिरक्षा, विदेश कार्य, बैंक कार्य, बीमा, करेंसी, सिक्के, जनगणना, इस टाइप की चीजें आती हैं। राज्य सूची में आपका देखेंगे तो लोक व्यवस्था, पुलिस, जो कि राज्य स्तर पर होता है, लोक स्वास्थ्य, कृषि, वन, ये सारी चीजें आती हैं। संवर्ती सूची में जो कि दोनों में शामिल हो जाए, जैसे कि आपका सिविल प्रक्रिया, विवाह, श्रम कल्याण, शिक्षा सबसे अच्छा है संवर्ती सूची का उदाहरण। ये सभी विषय जो है वो आते हैं। सभी प्रश्न हमारे समाप्त हुए। अब देख लेते हैं वो प्रश्न, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक न एक प्रश्न पूछते हैं। तो मैथ का हम प्रश्न पूछ रहे हैं आपसे, आपको सॉल्व करना है और वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके इसका आंसर बताना है। इसका सॉल्यूशन हम कराएंगे इसके बाद वाले जो प्रश्न कराएंगे उसमें। तो प्रश्न आपका है कि 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 11 है। यदि अंकों के स्थान आपस में बदल दिए जाते हैं तो संख्या 63 कम हो जाती है। तो संख्या आपको बतानी है 83, 92, 29, 38। अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। लाइव टाइमिंग 2 है, एक दोपहर के 3 बजे की है, एक शाम के 8 बजे की है। तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं। इससे पहले के प्रश्न ना देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।